हेलो स्टूडेंट्स, आज अपना चैप्टर शुरू हो रहा है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि सॉल्यूशन आर द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर हम पहले नाइन्थ क्लास में और 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अगर किन्हीं भी दो कंपोनेंट या दो से अधिक कंपोनेंट हैं और अगर होमोजीनियस मिक्सचर बना हुआ तो उसको सॉल्यूशन बोलेंगे। जनरली जब सॉल्यूशन की बात करते हैं हम तो चलिए वो आगे बताते हैं। पहले बाइनरी सॉल्यूशन देखते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन का इसमें हमारा सॉल्यूशन में क्या था, टू और मोर देन टू कंपोनेंट था। बाइनरी सॉल्यूशन में केवल टू कंपोनेंट्स हैं, यानी अगर किन्हीं दो कंपोनेंट्स का कोई होमोजीनियस सॉल्यूशन बना हुआ है तो उसे हम बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। यानी ए सॉल्यूशन हैविंग टू कंपोनेंट इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। इट इंक्लूड सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। एक इसमें सॉल्यूट होता है और दूसरा होता है सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अगर आधार पर हम देखते हैं तो सॉल्यूशन कई प्रकार के होते हैं। व्हेन सॉल्वेंट इज इन सॉलिड स्टेट, ए सॉल्वेंट इज इन सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉलिड सॉल्यूशन। जब सॉल्वेंट हमारा और सॉलिड स्टेट में होता है तो सॉलिड सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में होता है तो लिक्विड सॉल्यूशन कहते हैं। और जब सॉल्वेंट हमारा गैसियस स्टेट में होता है तो उसको गैसियस सॉल्यूशन कहते हैं। यह तीन प्रकार के सॉल्यूशन हमारे, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन। अब अगर हम, और सॉलिड सॉल्यूशन में क्या था कि हमारा सॉल्वेंट जो था वो सॉलिड स्टेट में था। इसका मतलब हमारा जो सॉल्यूट है वो इसमें सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। इस तरह ये भी अगर हम देखें तीन प्रकार के होते हैं। इस तरह से सॉल्यूशन हमारे कितने 9 टाइप के हो जाएंगे। देयर आर 9 टाइप ऑफ सॉल्यूशन। सॉलिड, जब हमारा सॉलिड सॉल्यूशन है तो इसमें सॉल्वेंट सॉलिड हो गया, तो सॉलिड सॉलिड, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड गैस। लिक्विड सॉल्यूशन है तो लिक्विड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड और लिक्विड गैस। गैस इस स्टेज में है तो सॉल्वेंट हमारा गैस हो गया, हमारा सॉल्यूट है वो सॉलिड लिक्विड गैस हो सकता है। तो गैस सॉलिड, गैस लिक्विड एंड गैस गैस। तो इस तरह से 9 प्रकार के हो सकते हैं। अगर हमारा जो लिक्विड सॉल्यूशन है उस लिक्विड सॉल्यूशन में अगर हमारा सॉल्वेंट वाटर है तो उसको हम बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। यानी इफ सॉल्वेंट इज वाटर इन लिक्विड सॉल्यूशन देन इट इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन की जो हमारे माप है इसको मेजरमेंट कैसे करते हैं, इसको कंसंट्रेशन से कहते हैं। कंसंट्रेशन का इट इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। यानी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट हमारा डिजॉल्व हुआ है वो उसका कंसंट्रेशन होता है। अब कंसंट्रेशन की कई यूनिट्स हैं, जैसे कि मास परसेंट, यानी W/W, यानी इसको बोलते हैं मास बाई मास। तो मास परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द कंपोनेंट इंटू 100 अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम परसेंटेज यानी वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तो इसमें वॉल्यूम परसेंटेज निकालेंगे तो वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट इंटू 100 अपॉन टोटल वॉल्यूम। कंपोनेंट मतलब जिस कंपोनेंट का हम परसेंटेज निकालने वो है। ऐसे मास का, मास ऑफ द कंपोनेंट है, इसका मतलब जिस कंपोनेंट का मास निकाल रहे हैं। तीसरा है पार्ट्स पर मिलियन, वो सॉरी मास बाई मास, मास बाई वॉल्यूम W/V। मास ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ml सॉल्यूशन, यानी 100 ml सॉल्यूशन में कितना मास डिजॉल्व है उसको बोलेंगे W/V। जैसे हमारा ग्लूकोज की बोतल आती है तो ग्लूकोज की बोतल में क्या, उस पर जो यूनिट लिखी होती है कंसर्न W/V लिखा होता है, यानी कितना ग्लूकोज इस 100 ml सॉल्यूशन में घुला हुआ है। पार्ट्स पर मिलियन है, पार्ट्स पर मिलियन वो शॉर्ट ppm बोलते हैं। नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट इंटू 10⁶ अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द ऑल कंपोनेंट सॉल्यूशन। यानी कि इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि ppm इज द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट विच डिजॉल्व इन 10⁶ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। एंड 10⁶ पार्ट सॉल्यूशन में अगर जितने पार्ट हमारा कंपोनेंट घुला हुआ है उसको हम उतने ही ppm बोलेंगे। नेक्स्ट है मोलरिटी। और यहाँ पर 2 टर्म में, एक मोलरिटी है और एक मोललिटी। इनको जरा स्पष्ट रूप से समझेंगे। मोलरिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, मोललिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलरिटी क्या है? मोलरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ऐसे मोललिटी क्या है?
मोलरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज स्मॉल m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को कैलकुलेट करते हैं। डिफरेंस ये मोलरिटी में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर लेते हैं और मोलरिटी मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। नॉर्मलिटी क्या है? नॉर्मलिटी में नॉर्मलिटी इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम इक्विवेलेंट मिले होंगे। ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन, अगर एसिड है तो बेसिडिटी और बेस है तो एसिडिटी, यानी कि नॉर्मलिटी ऑफ एसिड इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन बेसिडिटी एंड इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन एसिडिटी। नेक्स्ट मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इसको एक्स से डिनोट करते हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सारे के सारे टोटल मोल्स से अगर हम किसी कंपोनेंट के मोल को डिवाइड कर दें तो वो हमारा निकल आता है मोल फ्रैक्शन। इफ ए सॉल्यूशन कंटेन 2 कंपोनेंट ए एंड बी, इसको इस तरह समझेंगे कि एक सॉल्यूशन हमारे पास है, इसमें 2 कंपोनेंट है ए एंड बी, देन एक्स ए, एक्स क्या हो गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, एक्स ए इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। एन ए मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऑफ ए एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए एंड एन बी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी। तो एक्स ए इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी एंड सिमिलरली एक्स बी इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू, दोनों को हमने ऐड कर दिया और ऐड करने के बाद हमारा गया एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, यानी कि जितने भी कंपोनेंट हमारे हैं उन सारे के सारे कंपोनेंट्स का जो मोल फ्रैक्शन है उसका जो टोटल है हमारा वो 1 रहता है। इसका मतलब मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 से कम आता है। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी। इट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व्ड इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर, स्पेसिफिक निश्चित कह सकते हैं यहाँ पर, तो स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर पर और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट देन कैन बी डिजॉल्व इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्वेंट का अमाउंट भी स्पेसिफिक होना चाहिए, टेम्परेचर भी स्पेसिफिक होना चाहिए और प्रेशर भी स्पेसिफिक। उस इन कंडीशंस में जितना भी हमारा मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट का डिजॉल्व हो जाता है उस सॉल्वेंट के अंदर वो सॉल्युबिलिटी कहलाता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? इट इज ए सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। जिस टेम्परेचर और प्रेशर पर हमारा सॉल्यूशन बना हुआ है उस टेम्परेचर और प्रेशर पर हम अगर सॉल्यूशन के अंदर कोई और सॉल्यूट और अधिक सॉल्यूट न डिजॉल्व कर सकें तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। इन ए नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन, देखो 2 कंडीशन इसकी हैं। इन ए नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। इफ डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस देन सॉल्युबिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कह सकते हैं कहते हैं कि सॉल्युबिलिटी जो है वो टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करती है। उसके लिए 2 कंडीशन है। इसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन के हिसाब से सहायता से जान सकते हैं कि हमारा जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है अगर उसका डिसोल्यूशन जो हो रहा है वो अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है, डिसोल्यूशन अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है यानी कि सॉल्यूशन हमारा डिसोल्यूशन होने पर ठंडा हो रहा है, देन सॉल्युबिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी उसके अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी उसमें बढ़ जाएगी। इसके अपोजिट इन ए नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन इफ डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, डिसोल्यूशन प्रोसेस अगर एक्सोथर्मिक है देन सॉल्युबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी उसकी कम हो जाएगी। एक्सोथर्मिक मीन्स अगर सॉल्यूशन हमारा जो है डिसोल्यूशन के समय जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो अगर हमारा हीट हो रहा है डिसोल्यूशन के समय तो उसका टेम्परेचर बढ़ाने पर उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट एक छोटा टॉपिक है हेनरी लॉ। इसको हम सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड भी कह सकते हैं। कि हेनरी एक साइंटिस्ट है, उन्होंने सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड
किसी लिक्विड में गैस की सॉल्युबिलिटी के लिए एक रिलेशन दिया, उसको हेनरी लॉ के नाम से जानते हैं। इट स्टेट दैट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस। स्टेट दैट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, हेनरी लॉ में क्या चीज़ है, कांस्टेंट टेम्परेचर हो गया। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस। सॉल्युबिलिटी जो है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी और प्रेशर घटाएंगे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। इसको ऐसा भी कह सकते हैं, द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन ए वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन, दैट इज P प्रोपोर्शनल टू X और P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। P क्या है, पार्शियल प्रेशर है, और X यहाँ पर क्या है, उसका मोल फ्रैक्शन है। तो P प्रोपोर्शनल टू X, P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। यहाँ पर के एच जो है एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसी को कहते हैं हम हेनरी लॉ कांस्टेंट। व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिजॉल्व इन वोलेटाइल सॉल्वेंट देन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिजॉल्व इन वोलेटाइल सॉल्यूट, हमारे इस चैप्टर में एक ध्यान रखेंगे कि जो भी सॉल्यूशन हम यूज करेंगे, एक तो लिक्विड सॉल्यूशन होंगे, और लिक्विड सॉल्यूशन के साथ उसमें जो सॉल्यूट हमारा वो नॉन वोलेटाइल ही होगा हमेशा, और सॉल्वेंट हमेशा वोलेटाइल ही होगा। एक्चुअली जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टी वो यही है, इसी को हम और कह सकते हैं कि रियल सॉल्यूशन भी कह सकते हैं इसको। तो द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन, यानी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, कौन से सॉल्यूशन का, जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वोलेटाइल सॉल्वेंट में घुला हुआ है, ऐसे सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो प्योर सॉल्वेंट की जो वेपर प्रेशर है उससे हमेशा कम होता है। यानी प्योर वेपर प्रेशर, प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से हमेशा ज़्यादा होता है। ओके, थैंक्स।